हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे। तो गाइस, पिछले लेक्चर में हम लोग ने संसदीय विशेषाधिकार के पूरे टॉपिक को कंप्लीट कर दिया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दल बदल कानून क्या होता है। इसके बारे में हम लोग आज 360 एंगल से इसको पूरा डिस्कस करेंगे। तो जो विद्यार्थी इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो आज हम लोग एक दल बदल कानून को देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने करंट अफेयर्स में अक्सर इस टॉपिक को देखा भी होगा। तो आज हम लोग इस टॉपिक को पूरा एक कंसेप्ट के साथ डील करेंगे जिससे आपको मेंस के आंसर लिखने में कोई दिक्कत ना हो। तो पूरा हम लोग ये जो भी सिलेबस कंप्लीट करें मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पूरा सिलेबस हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो बस आप लोग से रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने नोट्स भी बनाते रहिए साथ साथ। तो हम लोग आज देखेंगे दल बदल विरोधी कानून क्या होता है। दल बदल विरोधी कानून, इसको इंग्लिश में एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहते हैं। तो आज हम लोग दल बदल विरोधी कानून की शुरुआत करेंगे कि आपने देखा होगा कि संसदीय शासन में क्या होता है कि सांसद व विधायक एक दल से दूसरे दल में आते जाते रहते हैं। तो ये एक संसदीय शासन की एक बड़ी समस्या हो जाती है कि जिससे सरकार में अस्थिरता का खतरा बना रहता है। कभी सांसद एक दल से दूसरे दल में चले जाते, कोई सांसद या विधायक दूसरे दल से किसी और दल में चले जाते। तो एक तरह से सरकार पे अस्थिरता का खतरा बना रहता है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए संसद ने एक 52वां संविधान संशोधन किया, जिससे जो दल बदल को रोका जा सके। तो आज हम लोग देखेंगे कि दल बदल को रोकने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया और इसके प्रावधान क्या क्या होते हैं। तो आज हम लोग देखते हैं दल बदल विरोधी कानून। तो इस पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे क्या क्या। हम लोग एक 360 एंगल से पूरे इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे, जिससे आपका मेंस का जो भी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आ जाए और मेंस का आंसर लिखने में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो पहले हम लोग भूमिका देखेंगे, भूमिका, फिर इसके बाद प्रावधान देखेंगे, प्रावधान के बाद हम लोग आएंगे अपवाद क्या होते हैं इस कानून के, अपवाद के बाद आएंगे हम लोग उद्देश्य क्या है इस कानून का, फिर उसके बाद हम लोग आएंगे इस कानून की खामियां क्या क्या हैं, कानून की कमियां। तो आज हम लोग क्या है ये पूरा 360 एंगल से हम लोग इस टॉपिक को कवर करेंगे। और जो बच्चे आईएएस व पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनको इसी तरीके से अपने हर टॉपिक को पढ़ना होता है। पूरे एक जो भी टॉपिक है उसको 360 एंगल से उस टॉपिक को कंप्लीट करिए, जिससे आपको मेंस का आंसर लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हो गया आज का हम लोग। आज हम लोग ये पढ़ेंगे, भूमिका पढ़ेंगे, प्रावधान पढ़ेंगे, अपवाद पढ़ेंगे। तो कल हम लोग का ये टॉपिक हो जाएगा उद्देश्य व कमियां। तो आज हम लोग ये 3 टॉपिक शुरुआत करते हैं। तो आज हम लोग देखते हैं दल बदल विरोधी कानून को किस संविधान संशोधन द्वारा अमल में लाया गया। तो पहला हो गया 52 संविधान संशोधन द्वारा दल बदल को रोकने के लिए, दल बदल को रोकने के लिए संविधान में, ये हो गया संविधान हो गया, ये संविधान हो गया। संविधान में 10वीं अनुसूची। तो गाइस क्या हुआ कि जब भी दल बदल हो रहा था तो जैसे एक गयाराम जी की घटना बहुत फेमस है कि एक हरियाणा के विधायक थे, तो इन्होंने एक ही दिन में 5 पार्टियां बदल ली। तो ये एक संसदीय शासन की एक कमी होती है कि सांसद एक दल से दूसरे दल में आते जाते रहते। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए संसद ने 52 संविधान संशोधन किया। 52 संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो 10वीं अनुसूची में क्या क्या है, दल बदल से संबंधित सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान है। तो ये 10वीं अनुसूची में
जो 52 संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी, तो इस अनुसूची में दल बदल से संबंधित सदस्यों, दल बदल से संबंधित अयोग्यता का प्रावधान किस सूची में दिया गया है? 10वीं अनुसूची में इसका प्रावधान दिया गया है। दल बदल से संबंधित सदस्यों की अयोग्यता का प्रावधान 10वीं अनुसूची में दिया गया है। और कभी कभी आपसे ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि दल बदल कानून किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया संविधान में? तो ये 52 संविधान संशोधन द्वारा दल बदल कानून का निर्माण किया गया। तो आप लोग को लगता होगा ये दल बदल कानून ऐसे नाम कैसे पड़ गया? तो 52 संविधान संशोधन को, क्योंकि ये 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून से संबंधित प्रावधान है, तो इसे विधेयक तो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये संविधान का पार्ट है, और जो संविधान का पार्ट होता है उसे विधेयक नहीं कहते हैं। तो विधेयक कैसे कहते हैं? जो संसद विधि बना के जब किसी कानून का निर्माण करती है, तो उस विधेयक को अधिनियम कहा जाता है। जब संसद द्वारा विधेयक को पारित कर दिया जाता है तो उसे अधिनियम कहते हैं। तो ये तो संविधान का पार्ट हो गया, ये संविधान की 10वीं अनुसूची में दिया गया, तो ये विधेयक, इसे अधिनियम नहीं कहेंगे। तो फिर इसको दल बदल विरोधी कानून क्यों कहते हैं? 52 संविधान संशोधन को लोकप्रिय रूप से 52 संविधान संशोधन को क्या कहते हैं? दल बदल विरोधी कानून कहते हैं। क्योंकि आप लोग देखिए 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधान है, तो ये संविधान का भाग हो गए, तो इसे अधिनियम नहीं कहेंगे। तो अधिनियम किसे कहते हैं? 52 संविधान संशोधन को जो इसका लोकप्रिय रूप है, इसे दल बदल विरोधी कानून कहते हैं। तो इसका नाम क्यों पड़ा दल बदल विरोधी कानून? 52 संविधान संशोधन के कारण 52 संविधान संशोधन को लोकप्रिय रूप से दल बदल विरोधी कानून कहते हैं। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। और ये दल बदल कानून लाया क्यों गया? क्योंकि जब संसदीय शासन में एक कमी होती है कि सांसद और विधायक एक दल से दूसरे दल में जाते जाते रहते हैं, तो इस समस्या का समाधान करने के लिए दल बदल कानून को लाया गया। और इसे कैसे लाया गया? 52 संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में अनुसूची 10 जोड़ी गई, जिसमें दल बदल से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। आपने गया राम की घटना सुनी होगी। एक हरियाणा के विधायक थे, इन्होंने एक ही दिन में 5 बार दलों को बदल दिया। एक ही दिन में, पहली घटना थी कि एक दिन में ही किसी व्यक्ति ने 5 दलों को परिवर्तित कर दिया। तो दल बदल को एक व्यवहारिक रूप से आया राम गया राम भी कहते हैं कि गया राम ने एक ही दिन में, हरियाणा के एक विधायक थे, तो इन्होंने एक ही दिन में 5 पार्टियां बदल दी। तो दल बदल को एक व्यवहारिक रूप से आया राम गया राम भी कहते हैं। तो 10वीं अनुसूची किसके द्वारा जोड़ी गई? 52 संविधान संशोधन द्वारा, और इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधान है। और ये राजीव गांधी सरकार के द्वारा ये संशोधन किया गया। अब इसको याद कैसे रखेंगे? 52 संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, तो आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं 5x2 = 10। ये हो गया संविधान संशोधन, ये हो गई अनुसूची। तो 52वें संविधान संशोधन द्वारा ये हो गया 5x2, इसे हो गया 52, और ये हो गया 10वीं अनुसूची। तो याद रखने का तरीका क्या हो गया? 5x2 = 10वीं अनुसूची। 52वें संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें दल बदल से संबंधित प्रावधान हैं। तो इसे आप लोग याद करने के भी एक स्मार्ट ट्रिक होती है कि कैसे याद करें और आपको एग्जाम में वो याद आ जाए। तो इसको याद कैसे करेंगे? 5x2 52 संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 5x2 = 10, 10वीं अनुसूची हो गई, 52वां संविधान संशोधन हो गया। तो इसे आप लोग डायग्राम बना के भी नोट डाउन कर सकते हैं। और हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियाँ होती हैं? हमारे संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। तो ये कब पारित किया गया था? 1985 में 52 संविधान संशोधन पारित किया गया था। और किस सरकार के द्वारा पारित किया गया था? राजीव गांधी सरकार के द्वारा ये संविधान संशोधन पारित किया गया था। तो अब हम लोग आते हैं दल बदल विरोधी कानून के प्रावधान क्या क्या हैं। जब भी आप लोग नोट्स बनाएं तो आप लोग डायग्राम जरूर बनाएं, जिससे डायग्राम जब आप लोग बनाते हैं तो उससे याद करने की जो भी
जो याद करने की समस्या है वो दूर हो जाती है। आपको डायग्राम जब एक बार बना लेंगे तो अपने आप वो दिमाग में याद हो जाता है। और ये एक तरीका है कि 52 संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 5x2 = 10, 52वां संविधान संशोधन हो गया, 10वीं अनुसूची हो गई। तो अब हम लोग आते हैं प्रावधान क्या क्या है। एंटी डिफेक्शन लॉ के प्रावधान क्या क्या है इसे हम लोग समझते हैं। और ये मेंस के लिए गाइस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये करंट अफेयर्स में भी चर्चा में रहता है, तो इसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके मेंस में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और प्री में भी ये क्वेश्चन आता है। इससे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोग के लिए, एंटी डिफेक्शन लॉ। तो इसके हम लोग आज प्रावधान देखते हैं। प्रावधान क्या क्या है। प्रावधान, पहला प्रावधान है कि, और ये जो भी दल बदल विरोधी कानून है, ये निर्वाचित सांसद, ये किसी पार्टी के निर्वाचित सांसदों या विधायकों पे लागू होते हैं। ये पार्टी के अन्य सदस्यों पे लागू नहीं होते हैं। जब किसी पार्टी का सांसद, किसी पार्टी का निर्वाचित सांसद या विधायक, सांसद या विधायक पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा देता है, तो उसकी जो भी सदन की सदस्यता है वो समाप्त हो जाती है। जैसे कोई सदस्य है, सांसद है, तो अगर उसने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है तो उसकी सदन की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। विधायक का निर्वाचित सांसद या विधायक इस्तीफा देता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। जैसे कोई विधायक हो गया या सांसद हो गया, उसने उस पार्टी से इस्तीफा दे दिया, तो इस्तीफा देने के कारण उसकी सदन की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो ये पहला प्रावधान हो गया दल बदल विरोधी कानून का। अब हम लोग आते हैं कि दूसरा पॉइंट क्या है। जब कोई निर्वाचित सांसद या विधायक, और ये जो दल बदल विरोधी कानून है ये सांसदों पे भी लागू होता है और विधायकों पे भी ये कानून लागू होता है। दोनों के लिए एक ही कानून है, चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, तो उनके लिए एक ही कानून है। निर्वाचित सांसद या विधायक पार्टी के निर्देश का उल्लंघन करते हैं, पार्टी के निर्देश का उल्लंघन करते हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। तो एक पहले में क्या हो गया, जब कोई पार्टी का सदस्य, पार्टी का जो सांसद या विधायक है अपनी पार्टी से इस्तीफा देता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। पहले केस में होता है जब कोई सांसद या विधायक अपनी पार्टी की जो सदस्यता होती है उससे छोड़ता है तो उसकी सदन की सदस्यता समाप्त हो जाती है। दूसरे केस में क्या होता है, जब कोई सांसद या विधायक पार्टी के निर्देश का उल्लंघन करता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। जैसे अगर पार्टी ने कहा है कि आपको इस दिन मतदान पे उपस्थित होना है, अगर आप उस समय उपस्थित नहीं होते हैं तो आपने पार्टी के निर्देश का उल्लंघन किया है, इसे दल बदल माना जाएगा और इस आधार पे आपकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। तो एक तरह से क्या होगा, पार्टी के आप गुलाम बन के हो गए। हाँ करें तो सदन में रहेंगे, नाजी करेंगे तो सदन से बाहर चले जाएंगे। हाजी करना है तो सदन में रहना है, अगर नाजी करना है तो सदन से बाहर जाना है। अगर आपने एक बार पार्टी के निर्देश का उल्लंघन नहीं किया तो आपके इसे दल बदल माना जाएगा और आपके सदन की सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। तो इसे आप लोग 2 पॉइंट नोट कर लीजिए। इस तरह से क्या वो पार्टी, जो भी सांसद या विधायक होते हैं जनता के प्रतिनिधि होते हैं, लेकिन इस कानून के कारण ये पार्टी के गुलाम बन के रह गए। ये पार्टी के निर्देश का उल्लंघन नहीं कर सकते। यदि उन्होंने निर्देश का उल्लंघन किया तो उनके सदन की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। और ये निर्वाचित सांसद व विधायकों पे लागू होता है। विधायक के लिए भी यही है और सांसदों के लिए भी यही कानून है। और तीसरे पॉइंट पे आते हैं, निर्वाचित सांसद या विधायक किसी दूसरे दल को किसी अन्य दल में चले जाते हैं
तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। जब किसी पार्टी का निर्वाचित सांसद या विधायक किसी दूसरे दल में चले जाते हैं तो उस विधायक या सांसद की सदस्यता समाप्त हो जाती है। जैसे कोई सांसद या विधायक कांग्रेस से बीजेपी में चला गया, जैसे कांग्रेस ले लेते हैं एग्जाम्पल, कोई सांसद या विधायक कांग्रेस से बीजेपी में जा रहा है, या जो भी विधायक या सांसद है वो बीजेपी से कांग्रेस में जा रहा है, तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो ये हो गया तीसरा पॉइंट, निर्वाचित सांसद या विधायक। ये पार्टी के केवल निर्वाचित सांसदों व विधायकों पे लागू होते हैं। अगर पार्टी के अन्य सदस्यों पे जो दल बदल कानून है ये लागू नहीं होता है। और ये जब पार्टी के निर्देश का उल्लंघन करते हैं, ये सदन के भीतर होना चाहिए, सदन के भीतर। यदि वो सदन के बाहर पार्टी के निर्देश का उल्लंघन करते हैं, सदन से बाहर, सदन के भीतर उल्लंघन करेंगे तो इनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। लेकिन यदि वो सदन के बाहर पार्टी के निर्देश का उल्लंघन करते हैं तो उसकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ सदन के भीतर होना चाहिए, सदन के बाहर अगर पार्टी के निर्देश का उल्लंघन करेंगे तो सदस्यता समाप्त नहीं होगी। अब चौथे पॉइंट पर आते हैं। यदि निर्दलीय, ये सब कहाँ पे दिए गए, दल बदल विरोधी कानून के प्रावधान, संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून के प्रावधान किए गए। इसे दल बदल विरोधी कानून क्यों कहते हैं? एक 52 संविधान संशोधन का एक लोकप्रिय रूप है, इसलिए इसे दल बदल विरोधी कानून कहते हैं। तो चौथा पॉइंट क्या है, जब निर्दलीय सदस्य मतलब वो किसी दल से चुनाव नहीं लड़ते हैं, वो स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ते हैं, वो किसी दल के सदस्य नहीं होते हैं। जब निर्दलीय सदस्य किसी दल में शामिल हो जाता है, जैसे कोई निर्दलीय सदस्य है जो किसी दल का जो निर्दलीय चुनाव लड़ के जीता है, तो चुनाव लड़ने के बाद यदि वह किसी दल का सदस्य बन जाता है, किसी दल में शामिल हो जाता है, तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। यदि वो किसी अन्य दल में चुनाव जीतने के बाद किसी अन्य दल में शामिल हो जाता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। अब आते हैं मनोनीत सदस्य पे। मनोनीत सदस्य, तो मनोनीत सदस्य में आपको एक फैक्ट याद रखना है कि मनोनीत सदस्य यदि सदन का सदस्य बनने के 6 महीने के बाद किसी अन्य दल में शामिल हो जाता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। 6 महीने के बाद, ये आपको समय याद रखना है, 6 महीने के बाद किसी अन्य दल में, जैसे वो कोई मनोनीत सदस्य बना, आज की तारीख को वो सदस्य बना, आज की तारीख से 6 महीने बाद यदि वो 6 महीने बाद किसी दल में शामिल हो जाता है तो उस सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। किसी दल का सदस्य बनने के 6 महीने के बाद यदि वह किसी दल में शामिल होता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ये हो गया 5वां पॉइंट। अब ये हो गया दल बदल विरोधी कानून के प्रावधान। तो आप लोग को 5 प्रावधान हम लोग ने डिस्कस किए, तो आप लोग को आसानी से समझ में आ गए होंगे। पहला प्रावधान क्या होता है? पहला प्रावधान होता है कि जब कोई सदस्य पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा देता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। तो पहला पॉइंट ये हो गया। और दूसरा पॉइंट क्या होगा? जब कोई किसी पार्टी का सांसद या विधायक पार्टी के निर्देश का उल्लंघन करता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट क्या होता है? जब सांसद या विधायक किसी अन्य दल में शामिल हो जाते हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट क्या हो गया कि जब कोई निर्दलीय सदस्य किसी अन्य दल का सदस्य बन जाता है तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। अब 5वां क्या हो गया? जब कोई मनोनीत सदस्य किसी अन्य सदन का सदस्य बनने के 6 महीने के बाद किसी अन्य दल में शामिल हो जाता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। तो ये 5 पॉइंट हम लोग ने डिस्कस किए हैं कि दल बदल कानून के प्रावधान क्या होते हैं। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। इसमें 6 महीने की तारीख, 6 महीने का समय इंपॉर्टेंट है। 6 महीने का समय आप लोग याद रखिएगा। और इधर निर्दलीय सदस्य हो गए। तो ये हो गए दल बदल विरोधी कानून के प्रावधान।
अब हम लोग आते हैं कि दल बदल विरोधी कानून के अपवाद क्या क्या हैं। बहुत सारे अपवाद भी होते हैं हर कानून के, तो इस कानून के भी अपवाद हैं। तो गाइस ये टॉपिक हम लोग जो भी डिस्कस कर रहे हैं मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हमेशा मेंस की तैयारी करिए, जिससे आपको प्री निकालने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग देखते हैं दल बदल विरोधी कानून किस किस पे लागू नहीं होता है। तो अब हम लोग देखते हैं अपवाद क्या क्या है, इस कानून के अपवाद क्या है। अपवाद का मतलब ये कानून किस किस पे लागू नहीं होगा। तो पहला देखते हैं स्पीकर पे। गाइस आपको मालूम है स्पीकर लोकसभा का अध्यक्ष होता है, किसी पार्टी से संबंधित होता है, लोकसभा का अध्यक्ष होता है और ये किसी पार्टी से संबंधित होता है। यदि स्पीकर पार्टी के निर्देश का पालन नहीं करता है तो स्पीकर की सदस्यता समाप्त नहीं होगी। यदि स्पीकर पार्टी के निर्देश का पालन नहीं करता है तो इसकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी। क्यों नहीं समाप्त होगी? क्योंकि स्पीकर को तटस्थ व निष्पक्ष माना जाता है। स्पीकर एक संवैधानिक पद माना जाता है और तो ये पार्टी से बढ़कर होता है, पार्टी से ऊपर होता है और ये तटस्थ व निष्पक्ष होता है। इसलिए यदि स्पीकर पार्टी के निर्देश का उल्लंघन नहीं करता है तो स्पीकर की सदस्यता समाप्त नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि स्पीकर का जो पद है वो तटस्थ व निष्पक्ष माना जाता है। तो ये हो गया पहला, स्पीकर पे दल बदल कानून लागू नहीं होगा। दूसरा क्या हो गया? जब कोई सदस्य जब पार्टी किसी निर्वाचित सांसद तो ये गाइस ये कानून किस पे लागू होता है? जो भी पार्टी के निर्वाचित सांसद व विधायक होते हैं उन पे ये कानून लागू होता है। अर्थात जो सदन के सदस्य हैं उन्हीं सदस्यों पे ये कानून लागू होता है। जब पार्टी किसी निर्वाचित सांसद या विधायक को निष्कासित कर देती है तो उसकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी। जैसे कोई पार्टी का सदस्य हो गया या कोई पार्टी का जो सांसद है या विधायक है, पार्टी ने उस सांसद या विधायक को अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया तो उसकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी। लेकिन यदि कोई सांसद या विधायक खुद से पार्टी छोड़ रहा है, वह स्वयं से पार्टी को छोड़ रहा है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? पार्टी उसे जो भी पार्टी है उस सांसद या विधायक को निष्कासित कर रही है। यहाँ पे जो भी सदस्य है वो स्वयं से इस्तीफा नहीं दे रही, पार्टी द्वारा उसे पार्टी से बाहर निकाला जा रहा है, पार्टी से निष्कासित किया जा रहा है, जिस कारण पार्टी की सदस्यता समाप्त हो गई। एक बार पार्टी की सदस्यता समाप्त हो जाती है तो यहाँ पे क्या हो रहा है? पार्टी ने सांसद या विधायक को पार्टी से निष्कासित कर दिया तो उसकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी। जबकि हम लोगों ने पहले देखा था जब कोई सांसद या विधायक पार्टी से इस्तीफा देता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। यहाँ पार्टी निष्कासित कर रही है इसलिए यहाँ पे सदस्य की जो सदस्यता है समाप्त नहीं होगी। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, कोई कंफ्यूजन ना हो। जब पार्टी किसी निर्वाचित सांसद या विधायक को निष्कासित करती है तो ये हो गया आपका की पॉइंट। यहाँ पार्टी निष्कासित कर रही है तो यहाँ पे सदस्यता समाप्त नहीं होगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं कपिल मिश्रा जो दिल्ली के विधायक थे, उन्हें आम आदमी पार्टी ने निष्कासित कर दिया था तो उनकी पार्टी की सदस्यता तो समाप्त हो गई लेकिन वो सदन के सदस्य तब भी बने रहे थे। तो इसे आप लोग एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि कपिल शर्मा को जब निष्कासित किया गया, पार्टी से निकाला गया था तो वो दिल्ली विधानसभा के सदस्य बने रहे थे। यदि कोई सदस्य स्वयं से इस्तीफा देता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, लेकिन यदि पार्टी निकालेगी तो सदस्यता बनी रहेगी। अब हम लोग आते हैं तीसरा पॉइंट। जैसे ये तीसरा पॉइंट, जब किसी दल के 2/3 सदस्य जब किसी दल के
दो तिहाई सदस्य किसी दूसरे दल में विलय करते हैं तब इन सदस्यों की सदस्यता समाप्त नहीं होगी। जैसे कोई दल हो गया, उसके दो तिहाई सदस्य निकल के किसी दूसरे दल में विलय कर लेते हैं, जैसे कांग्रेस के दो तिहाई सदस्य निकल के बीजेपी में विलय कर लेते हैं, तो जो दो तिहाई सदस्य हैं इनकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी, किसी दूसरे दल में विलय कर लेते हैं। ये हो गया ये दो तिहाई सदस्य निकल के किसी दूसरे दल में चले जाते हैं तो इनकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी, तो इसे क्या कहते हैं, विलय हो गया, दो तिहाई सदस्यों का दूसरे दल में विलय होना। विलय होता है तो इनकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी। इसे आप लोग दो तिहाई याद रखिएगा, दो तिहाई सदस्य। जैसे 60 सदस्य हैं किसी दल में, अगर यहाँ के 40 सदस्य निकल के बीजेपी में आ जाते हैं तो इनकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी। अगर 60 की जगह 60 में से 20 सदस्य निकल के इसमें आते हैं तब इनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। दो तिहाई सदस्य दूसरे दल में विलय करने चाहिए। तो ये हो गया दल बदल विरोधी कानून के अपवाद। हम लोग ने आज क्या क्या डिस्कस किया, दल बदल कानून क्या होता है और दल बदल कानून के प्रावधान क्या होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा दल बदल विरोधी कानून के अपवाद क्या क्या होते हैं। तो आज हम लोग ने ये टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लिया आज के लिए। तो कल हम लोग डिस्कस करेंगे कि दल बदल कानून के उद्देश्य क्या होते हैं, उसकी खामियां क्या क्या हैं। तो कल हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। तो जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।